तो हेलो भाइयों और उनकी प्यारी सी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे प्यारे से चैनल स्किलशाला के ऊपर, जहां आज हम लोग सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 5 लेके आ चुके हैं। इससे पुराने दो लेक्चर्स, लेक्चर नंबर 4 के अंदर और लेक्चर नंबर 3 के अंदर, हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये पढ़ लिया था कि वेपर प्रेशर क्या होता है और वेपर प्रेशर के जितने टॉपिक्स थे हम लोग यहाँ पे खत्म कर चुके हैं। आज बड़ा ही प्यारा लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चालू कर रहे हैं और लेक्चर के ऊपर हेडिंग डालो आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशंस की। आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशंस की। तुम में से कोई सा भी ऐसा बालक जिसने लास्ट के वो दो लेक्चर्स नहीं देखे, उनके लिए मैं ऊपर आई बटन पे लिंक लगा दूंगा। वो यूट्यूब वाले सारे बच्चे जाकर के आई बटन के लिंक को टैप करो, जाकर के देख के आओ। और कोई सा भी बालक जो ये लेक्चर हमारी वेबसाइट skillshala.in के ऊपर देख रहा है, उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, तुम वहां पे जाकर के भी दोनों वीडियोस देख सकते हो। और साथ ही साथ इस लेक्चर के जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं वो हमारी वेबसाइट skillshala.in के ऊपर अपलोडेड है, पीडीएफ फॉर्म में अपलोडेड है, तुम जाके देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक डाल दिया, जाकर क्लिक करो और जाकर वहां पे क्लास 12 के सेक्शन में, केमिस्ट्री के सेक्शन में तुम्हारे को इनके नोट्स भी मिल जाएंगे। क्या कोई दिक्कत? अब टाइम वेस्ट करे बिना हम लोग पढ़ते हैं आज का टॉपिक हमारा आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन। कहीं ना ये टॉपिक जो है ये हमारे वेपर प्रेशर से ही रिलेटेड है। मैं तुम्हारे को समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या तुम कभी सोच सकते हो, मान लो कि मेरे पास एक सॉल्यूशन ए है, मेरे पास एक सॉल्यूशन ए है, मेरे पास एक सॉल्यूशन बी है, मतलब दो मेरे पास सब्सटेंस है, एक है मेरे पास ए और एक है मेरे पास बी। मान लो कि मैं इन दोनों को मिलाता हूं, मेरे पास ए है 30 ml, ओहो, और बी है मेरे पास 70 ml। जैसे ही मैंने दोनों को मिलाया तो एक बात बताओ, दोनों की टोटल वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए? तुम्हारा आंसर आएगा कि मास्टर टोटल वॉल्यूम हमारे पास ए प्लस बी की जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 70, हाँ कि ना, 70 मिलीलीटर। और ये तो 70 प्लस 30 था, 100 मिलीलीटर होनी चाहिए, माय मिस्टेक, 100 मिलीलीटर होनी चाहिए। क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुमने कहा बिल्कुल सही बात है, अगर मैं 70 मिलीलीटर और 30 मिलीलीटर ऐड करूंगा तो 100 मिलीलीटर ही बनेगी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन दोनों सॉल्यूशंस को मिलाकर के जो हमारे पास नेट वॉल्यूम है वो 90 मिलीलीटर आ जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन दोनों सॉल्यूशंस को मिलाकर के हमारे पास जो नेट वॉल्यूम है वो 110 मिलीमीटर आ जाए? इज इट समहाउ इट इज पॉसिबल? तुम कहोगे नहीं भाई, हम तो पढ़ के आए हैं कि जितना मिलाते हैं उतना ही मिलता है। हाँ, तुम लोग जो पढ़ के आए हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो सिर्फ और सिर्फ मास के लिए ट्रू होता है कि जितना मास तुम रिएक्टेंट साइड में मिलाओगे उतना ही तुम्हारे को प्रोडक्ट साइड में भी मिलेगा। द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ये तो केमिकल हर जगह इतना होता है, जितना भी टोटल मास इनपुट होगा उतना ही टोटल मास मुझे आउटपुट में मिलेगा। लेकिन यहां मैं मास की बात नहीं कर रहा, मैं यहां वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। तुम कहोगे दोनों में अंतर क्या है? जैसे मान लो मैं बोल देता हूं कि ए के अंदर मेरे पास ए के दो पार्टिकल थे, क्या कोई दिक्कत? और मेरे पास बी के भी दो पार्टिकल थे, क्या कुछ गलत कहा मैंने? यहाँ पे ए और ए के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा, यहाँ पे बी और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा। क्या मैंने कुछ गलत कहा? सही बात है कि नहीं? अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मास मेरे पास कितना, 4 एटम्स, यहाँ पे 2 ए और यहाँ पे 2। जब मैंने मिलाया यहाँ पर भी 2 ए और 2 बी आपस में, क्या कोई दिक्कत? सही बात है कि नहीं? मास तो अभी भी कंजर्व है, मास हमेशा कंजर्व रहता है, जितने पार्टिकल इसमें होंगे, जितने पार्टिकल इसमें होंगे उतने पार्टिकल इसमें भी होंगे। बट मेरा सवाल सिर्फ वॉल्यूम से, वॉल्यूम होती है कि हमारे जितने पार्टिकल्स हैं वो सरफेस एरिया कितना कवर कर रहे हैं, हाँ कि ना, वो एरिया कितना कवर कर रहे हैं। क्या कुछ गलत कहा मैंने? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मान लो कि कल को क्या समहाउ इट इज पॉसिबल है, हाँ इट इज पॉसिबल कि अगर मैं 30 ml और 70 ml को लाऊंगा तो 90 ml हो जाएगा। पता क्या पता 110 ml हो जाए, हमें कैसे पता लगेगा? सब बताऊंगा, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, और आंसर 100 ml भी आ सकता है। जैसे मान लो कि ए के पार्टिकल्स और बी के पार्टिकल्स में जो बॉन्ड है वही सेम ए बी के पार्टिकल्स में भी है। जैसे मान लो तुम और तुम्हारी सखी के बीच में जो दोस्ती है, तुम और तुम्हारी सखी के बीच में जो दोस्ती है, मतलब तुम जैसे बॉन्ड बनाते हो अपने दोस्तों के साथ, तुम्हारी सखी भी वैसे ही बॉन्ड बनाती है अपने दोस्तों के साथ। मतलब वो तुम भी अपने दोस्तों में वाइब करते हो, वो भी अपनी दोस्तों में, तो तुम लोगों की वाइब भी कनेक्ट हो जाएगी कि हाँ भाई हम लोग सेम टू सेम है, हाँ कि ना, तो तुम लोगों के बीच का बॉन्ड भी सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो कि क्या हुआ, ए और ए के बीच का बॉन्ड वीक है, यहाँ का बॉन्ड वीक है, तुम्हारे दोस्तों का भी बॉन्ड वीक है, उसके दोस्तों का भी बॉन्ड वीक है, मतलब ये दोनों आपस में जुड़ना नहीं चाहते, ना वो अपने दोस्तों के साथ रहना चाहती, ना तुम अपने दोस्तों के साथ, लेकिन तुम दोनों आपस में बड़ा रहना चाहते हो, तुम दोनों का आपस का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो तुम दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाएगी। मैंने बोला कि जब ए का बॉन्ड और बी का बॉन्ड वीक है, मतलब अपने जैसे, भाई ए बी के बीच का भी बॉन्ड है तो वॉल्यूम में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कल को मान लो ए का बॉन्ड और बी का बॉन्ड कुछ नॉर्मल होता, लेकिन अगर ए बी आपस में जुड़ के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाते तो क्या वॉल्यूम कम नहीं हो जाती, क्योंकि पार्टिकल पास पास आ जाते। ध्यान से सुनना, कितनी प्रैक्टिकल चीज है, सारी चीजें अगर मैं हटाऊं, अभी आइडल सॉल्यूशन और नॉन आइडल सॉल्यूशन की बात भी करेंगे। मैंने बोला कि मेरे मास क्या है, मेरे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर किसके पार्टिकल पड़े हैं, ए के पार्टिकल, और मेरे पास एक बीकर है जिसके अंदर क्या पड़े हैं, बी के पार्टिकल। सारा खेल इंटरेक्शंस का है,
सारा खेल इंटरेक्शंस का। मैंने बोला कि ए के अंदर ए के पार्टिकल्स है, बी के अंदर बी के पार्टिकल्स है, इनके अंदर ए के पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड होगा, इनके अंदर बी के पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड होगा, और मान लो मैंने दोनों को मिलाकर के जो सॉल्यूशन बनाया वो ए बी है, यहां पर किसके पार्टिकल के बीच में बॉन्ड होगा, ए और बी के पार्टिकल के बीच में बॉन्ड होगा। मैंने बोला कि ए पार्टिकल और बी पार्टिकल का जो बॉन्ड है वो इक्वल है ए बी के पार्टिकल के बॉन्ड के बीच में। मतलब जितना ये बॉन्ड आपस में बनाते हैं, मतलब ए वाला ए के पार्टिकल के साथ, बी वाला बी के पार्टिकल के साथ, वही सेम बॉन्ड वो ए और बी के साथ भी बनाते हैं। क्या कुछ गलत कहा मैंने? अब जब बॉन्ड के बीच में कोई फर्क ही नहीं है, बॉन्ड इक्वल है, हाँ कि ना, जितनी इंटरेक्शन यहाँ पे थी उतनी ही इंटरेक्शन यहाँ पे भी है, तो वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो मैं यहाँ पे 30 ml प्लस 70 मिलाता तो 100 ही मिलता मुझे। लेकिन मान लो कल को क्या होता, कल को ऐसा होता कि जो ए और बी का बॉन्ड है वो वीक है और ए बी का बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। क्या होता, मैंने बोला कि कल को क्या होता, कल को ये होता कि ये दोनों बॉन्ड वीक है, ए और बी आपस में जुड़ना नहीं चाहते, लेकिन ए बी आपस में बहुत जुड़ना चाहता है। तो जैसे ही मैं दोनों को मिलाऊंगा, ए और बी को मिलाऊंगा, मैंने यहाँ पे 30 ml डाला, मैंने यहाँ पे 70 ml डाला, मैंने जैसे ही दोनों को मिलाया सारे पार्टिकल पास पास आ गए, क्योंकि इन दोनों के बीच का बॉन्ड क्या है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, पार्टिकल अभी भी उतने हैं, मास कंजर्व है, मास चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही पार्टिकल सारे के सारे पास पास आ जाएंगे, इस वजह से वॉल्यूम कुछ ना कुछ रिड्यूस हो जाएगी। मान लो 90 ml। तुम कहोगे वेपर प्रेशर का क्या काम? एक बात बताओ, अगर मान लो मैं इन दोनों का प्योर वेपर प्रेशर कैलकुलेट करता तो क्या हमारे वेपर प्रेशर में यहां पे फर्क नहीं पड़ जाता? ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर पाते बेचारे। राउल्स लॉ क्या कहता है? राउल्स लॉ कहता है हमारा टोटल वेपर प्रेशर जो होता है वो पी नॉट ए जीटा ए प्लस में पी नॉट बी जीटा बी के इक्वल होता है, हाँ कि ना। ये मेरे पास कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर होता, लेकिन क्या टोटल वेपर प्रेशर उतना पाता? नहीं, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गए, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गए तो वेपर नहीं निकल पाएंगे। हम लोग पढ़ के आए थे वेपर प्रेशर जो होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तो हमारे वेपर कम से कम प्रोड्यूस होंगे, जिससे वेपर प्रेशर भी कम। समझ पा रहे हो? कल को मान लो कि हमारे पास क्या होता, कल को हमारे पास ऐसा हो जाता कि ए बी का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, ए का बॉन्ड और बी का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब ये दोनों आपस में जुड़ने में बड़े इंटरेस्टेड है, मतलब यहाँ पे ए और बी आपस में जुड़ने में बड़े इंटरेस्टेड है, लेकिन ए और बी को मिक्स कर दूंगा तो वो उनके बीच का बॉन्ड वीक हो जाता है। तब क्या होगा? तब वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाएगी। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? बॉन्ड वीक हो गया, बॉन्ड वीक हो गया तो पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे, पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे तो वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाएगी। समझ पा रहे हो? मैंने बोला डाली मैंने 30 ml और अभी भी 70 ml है, लेकिन वॉल्यूम आ रही मेरे पास 110 ml है। क्यों 110 ml आ रही है? 110 ml इसलिए आ रही है क्योंकि ए और बी आपस में जुड़ना नहीं चाहते, उनके बीच का बॉन्ड क्या है? उनके बीच का बॉन्ड वीक है। ए और बी के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ए बी के बीच का बॉन्ड वीक है। यही कहानी हमारे पास आइडल सॉल्यूशंस और नॉन आइडल सॉल्यूशंस की होती है। जैसे हम लोग आइडल गैसेस की बात करते थे, याद करो हम लोग आइडल गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज पढ़ते थे? जिनके बीच में नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो और इंटरमोलिकुलर बॉन्ड क्या कहते हैं मूवमेंट इतनी ज्यादा ना हो। हम लोगों ने आइडल गैसेस की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ऐसे ही हमारे पास कुछ आइडल सॉल्यूशंस निकल के आए हैं, जिन आइडल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं। और जनरली आइडल सॉल्यूशन तुम्हें पता है क्या, आइडल और नॉन आइडल तुम्हारे को ना पेपर में 110% इसके ग्राफ या इनमें से क्वेश्चन देते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट है, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है और 110% क्वेश्चन निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है आइडल सॉल्यूशन की कहानी। सबसे पहले पॉइंट याद करना, आइडल सॉल्यूशन कोई सा भी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो हमारे पास ए इंटरेक्शन है और जो हमारे पास बी इंटरेक्शन है वो हमेशा इक्वल होती है हमारे पास ए बी इंटरेक्शन। मतलब अगर मैं कोई सब्सटेंस ए मिला रहा हूं और कोई सब्सटेंस बी आपस में मिला रहा हूं, तो यहां पे जो ए और ए पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड होगा और जो बी और बी पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड होगा वो हमेशा इक्वल होगा किसके? ए और बी के पार्टिकल्स के बॉन्ड के बीच में। अब जब मैंने बोला तीनों का बॉन्ड आपस में इक्वल है, तीनों का बॉन्ड आपस में इक्वल है, तो मान लो अगर मैं ए को 30 ml डालता हूं, बी को 70 ml डालता हूं, तो 110% आंसर मेरे पास हमेशा 100 ml आएगा, क्योंकि बॉन्ड के बीच में कोई चेंज नहीं आया। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया होता तो आसपास पार्टिकल पास पास आ जाते, जिससे वॉल्यूम कम हो जाती। अगर बॉन्ड वीक हो गया होता तो पार्टिकल दूर चले जाते, जिससे वॉल्यूम बढ़ जाती। लेकिन अभी आइडल सॉल्यूशंस के अंदर क्या होता है, सारे बॉन्ड सेम होते हैं, जिस वजह से वॉल्यूम के अंदर कोई सा भी चेंज नहीं आता। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू निकालना चाहूँ, चेंज इन वॉल्यूम निकालना चाहूँ, कितनी आएगी? तो चेंज इन वॉल्यूम को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल। हाँ कि ना, फाइनल वॉल्यूम मेरे पास कितनी? 100 ml। टोटल इनिशियल वॉल्यूम मेरे पास कितनी थी? इनिशियल वॉल्यूम थी 70 प्लस 30, मेरे पास थी 70 प्लस 30। और देखो 100 माइनस 100 मेरे पास क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है 0। और तुम खुद सोचो चेंज इन वॉल्यूम क्या हमारे पास 0 होगा? जब हमारे पास सारी इंटरेक्शंस ही सेम है तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रही, और वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रही तो यहां पर हमारे पास जो चेंज इन वॉल्यूम होगी उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। नेगेटिव कह रहा हूं, सॉरी माय मिस्टेक। चेंज इन वॉल्यूम हमेशा हमारे पास क्या होगी? 0। वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं आएगा। क्या कोई दिक्कत?
इजी है नहीं। ऐसे 2-4 पॉइंट्स मैं तुम्हारे को बताऊंगा, बस वही 2-4 पॉइंट्स याद रखने, ग्राफ याद करना, हो गया आइडियल सॉल्यूशन खत्म। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन चालू हो रहा है, और आइडियल सॉल्यूशन के अंदर देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मेरे पास कोई प्योर ए का लिक्विड है, मेरे पास कोई प्योर बी का लिक्विड है, ए के अंदर ए के इंटरेक्शन, बी के अंदर बी के इंटरेक्शन, जैसे ही मैंने सॉल्यूशन मिला दिया उसके अंदर ए बी के इंटरेक्शन। आइडियल सॉल्यूशन की खास बात होती है कि वहां पे जो ए और ए के इंटरेक्शन होते हैं और जो बी और बी के इंटरेक्शन होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं ए बी के इंटरेक्शन के। क्या कोई दिक्कत? ए बी इंटरेक्शन, बी बी इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन, यहाँ पे ए आना चाहिए, यहाँ पे गलती लिख रखी है, ए इंटरेक्शन, बी बी इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन। इंटरेक्शंस मींस द फोर्स between the molecules, interaction between solute particle and solvent particle are equal to the solute and solvent particle। मतलब जितना बॉन्ड हमारे, जो इंटरेक्शन हमारे solute पार्टिकल्स के बीच में थी और जो इंटरेक्शन मेरे solvent पार्टिकल्स के बीच में थी, वही सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतनी ही कैपेबिलिटी हमारे पास solute और solvent के जुड़ने के अंदर। क्या कोई दिक्कत? इजी है यानी, समझ में आया? पक्का। जिस वजह से वॉल्यूम के अंदर कोई सा भी चेंज हमारे पास नहीं आ रहा, और वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं आएगा तो डेल्टा वी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? डेल्टा वी की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम सेम हो गई। यहाँ की ना क्यों चेंज हो रही, क्यों हो रही है हमारे पास? यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू हमेशा इनिशियल वॉल्यूम के इक्वल। और यही तुम्हारे को बताया गया। सबसे पहला पॉइंट मेरे हिसाब से जो याद रखो वो हमारे पास होता है, वो क्या होता है? वो हमारे पास होता है कि सारी की सारी इंटरेक्शन जो होती है यहाँ पर सेम। याद करो हमारे पास आइडियल गैस किसे कहते थे? आइडियल गैस हम लोग उससे कहते थे जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती थी। हाँ कि ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ऐसे ही आइडियल सॉल्यूशंस डिफाइन ऐसे नहीं करेगा जिनके अंदर इंटरेक्शन सेम हो, जिनके अंदर इंटरेक्शन सेम हो। आइडियल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन जो क्या करे, जो राउल्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करे, राउल्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करे। कैसे फॉलो करे? राउल्स लॉ हमारे पास क्या था? राउल्स लॉ था जो टोटल वेपर प्रेशर हमारे पास होता है किसी भी लिक्विड का, किसी भी सॉल्यूशन का, वो इक्वल होता है पी नॉट ए जीटा ए प्लस में पी नॉट बी जीटा बी। हाँ कि ना? अब छोटा सा सवाल तुमसे ये, जब इंटरैक्शंस हमारे पास सारी की सारी सेम है तो क्या ये वेपर भी बिल्कुल बराबर प्रोड्यूस करेगा? हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इसको हटा देता हूं, हाँ भी लिखा हुआ है, सब नीचे लिखा हुआ, टेंशन नहीं लेना, सारे पॉइंट मैंने नीचे लिखे हुए, और इसको भी हटा देते हैं, इसकी भी जरूरत। मैंने बोला कि मैंने राउल्स लॉ लिखा, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट है जीटा ए पी नॉट बी जीटा बी। ये मेरे पास कैलकुलेटेड प्रेशर है। क्या है मेरे पास? कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, जो मैं राउल्स लॉ से क्या करूंगा? जो मैं राउल्स लॉ से कैलकुलेट करूंगा। हाँ कि ना? जो मुझे राउल्स लॉ से कैलकुलेट करना है, मैं क्या करता हूं? मैं एक कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर निकालता हूं और मैं एक ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर निकालता हूं। मतलब जो मैं खुद मशीन लगा के सारे प्रेशर को मेजर करूंगा। तो मैंने क्या देखा? फॉर द आइडियल सॉल्यूशन जो मेरे पास कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर होता है और ऑब्जर्व वेपर प्रेशर होता है, दोनों की वैल्यू आपस में सेम है। बिल्कुल सही बात है, इंटरेक्शंस में चेंज नहीं आ रहा। जब इंटरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा, जितना मैं अपना वेपर प्रेशर कैलकुलेट करूंगा उतना ही मुझे ऑब्जर्व में भी मिलेगा। लेकिन अगर सेम केस मेरे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का होता, अगर सेम केस मेरे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन का होता और मान लो कि ऐसा होता है इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाती है बी की, तो पार्टिकल कम हो जाती, पार्टिकल कम हो जाती, पार्टिकल पास पास आ जाते, इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाती, तो मुझे वेपर प्रेशर कम मिलता। मतलब मैं कैलकुलेट तो कुछ करता बट मेरे को ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कम मिलता, क्योंकि पार्टिकल अब निकलना इतना नहीं चाहते, फोर्स स्ट्रांग हो जाता। लेकिन अभी बात हम लोग सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन की कर रहे हैं, दिमाग में अपना रखो। मैंने तुम्हारे को ना इसी वजह से थोड़ा सा नॉन आइडियल का आइडिया इसलिए दिया है, नॉन आइडियल, तभी तुम लोग क्या कि कंपेयर करके इजीली समझ पाओ। हाँ कि ना? मैंने तुम्हारे को बोला कि कोई सा भी आइडियल सॉल्यूशन वो जो हमारे राउल्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो कर दे, जो मेरे पास कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर आया भाई मेरे पास ऑब्जर्व वेपर प्रेशर भी हो। याद रखना आइडियल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन। तुमसे पेपर में पूछ ले व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस इन व्हिच द कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑब्जर्व वेपर प्रेशर। क्या कोई दिक्कत? जितना मैं वेपर प्रेशर कैलकुलेट करता हूं, द कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर is equals to observed वेपर प्रेशर। जितना मैं वेपर प्रेशर राउल्स लॉ से कैलकुलेट करता हूं उतना ही मुझे ऑब्जर्व करने पे भी मिलता है। क्या कोई दिक्कत? इजी है या नहीं? देखो अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने इंटरेक्शंस का पॉइंट पढ़ लिया, सारे पॉइंट करके लिख रखे मैंने, सारे इंटरेक्शंस का पॉइंट पढ़ लिया। इंटरेक्शंस के बाद हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये फॉलो करते हैं राउल्स लॉ को किसी भी कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर के ऊपर, जहां पे मेरे पास जो पी टोटल है वो पी नॉट ए प्लस जीटा है प्लस में पी नॉट बी जीटा बी के, यहाँ पे जो थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर होता है वही मेरे ऑब्जर्व वेपर प्रेशर के इक्वल होता है। और इसका ग्राफ भी बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम हमारे पास वेपर प्रेशर ही रहता है, वेपर प्रेशर वाला ही रहता है जो हम लोग पढ़ के आए थे। याद करो मैंने तुम्हारे को क्या बताया था? मान लो अगर हमारे पास जीटा ए की वैल्यू 0 हो जाती है तो उसका प्रेशर 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते बढ़ते जब जीटा ए की वैल्यू मेरे पास 1 होगी तो उसका जो प्रेशर होगा वो पी नॉट ए के इक्वल होगा। यहाँ पर मेरे पास जीटा बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, इधर मेरे पास जीटा बी की वैल्यू 1 होगी। तुम खुद सोचो, अगर मेरे पास ए की कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो मतलब पूरा सॉल्यूशन ही ए का, बी कितना हो गया? 0। अगर मेरे पास ए पूरा 0 तो बी मेरे पास पूरा 1 होगा। हाँ कि ना? सही बात है कि नहीं? तो यहां से अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो ये मेरे पास आएगा पी नॉट बी का प्रेशर
और यहां से हम लोग लाइन जोड़ देते तो ये मेरे पास आता था पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस में पीबी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस में पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, जहां पे पी ए की जगह पे हम लोग पी नॉट ए जीटा है और पीबी की जगह पे पी नॉट बी जीटा भी। छी 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 छी, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि चेंज इन वॉल्यूम जो होगी हमेशा जीरो के इक्वल होगी, चेंज इन वॉल्यूम जीरो के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि जितनी इनिशियल वॉल्यूम हम लोग दे रहे हैं उतनी हमारे को फाइनल वॉल्यूम भी मिल जा रही। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन, देखो यहाँ पे भी रीजन किसका, इंटरेक्शन, क्योंकि इंटरेक्शन सब जगह पे सेम है। अगला हमारे पास आता है एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी कितनी होगी। अच्छा मैं तुम्हारे को बहुत छोटा सा सवाल पूछता हूं, मैंने बोला मेरे पास एक बीकर था ए, मेरे पास एक बीकर था ए, मेरे पास एक बीकर था बी, मैं दोनों को ऐड कर रहा था, यहां पे ए और ए के बॉन्ड्स और यहां पे बी और बी के, क्या क्या दिक्कत, छी छी छी। दोनों को मिलाकर के मैंने क्या बनाया, दोनों को मिलाकर के मैंने एक बीकर के अंदर सॉल्यूशन बनाया, ए बी सॉल्यूशन, जिसके अंदर मेरे पास ए और बी के पार्टिकल्स, क्या कुछ गलत था। अब मैंने तुम्हारे को बताया फॉर द आइडियल सॉल्यूशन जो ए ए इंटरेक्शंस होती है वो इक्वल होती है बी बी इंटरेक्शंस के और वो इक्वल होती है ए बी इंटरेक्शंस के। एम आई रॉन्ग और राइट? वैसे ही हूं, बिल्कुल सही, हाँ कि ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसी वजह से हमारे पास जो वॉल्यूम का चेंज आता है वो भी जीरो आता है, क्योंकि जितनी वॉल्यूम, मान लो अगर हम लोग यहाँ पे 30 ml दे रहे हैं और यहाँ पे 70 ml दे रहे हैं तो लास्ट टू लास्ट हमारे पास 100 ml की वॉल्यूम ही आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो इंटरेक्शन उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा। क्या कुछ गलत था? मैं तुमसे पूछता हूँ चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी का चेंज कितना आएगा इन रियलिटी। यहां पर देखो जब कभी भी हम लोग रिएक्टेंट्स की बात करते हैं, जो हम लोग सब्सटेंसेस मिक्स कर रहे हैं, यहां पे अगर मुझे इन दोनों को मिक्स करना है तो इन दोनों के बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, और बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कोई सा भी सिस्टम, अगर इसको अपने बॉन्ड तोड़ने है तो बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मैं इसको एनर्जी दूंगा, क्या कोई दिक्कत। साथ ही साथ जब कभी भी हमारे पास दो बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। क्या मैंने कुछ गलत कहा? यहां पर एनर्जी हमारे पास क्या होगी, यहां पर एनर्जी हमारे पास रिलीज होगी। अब तुम खुद सोचो, यहां पर जो बॉन्ड है और यहां पर जो बॉन्ड है वो दोनों के दोनों सेम है, इंटरेक्शंस बिल्कुल सेम है, तो जितनी बॉन्ड तोड़ने में मैं यहां पर एनर्जी दूंगा, क्या उतने ही बॉन्ड जुड़ने के ऊपर मुझे एनर्जी मिल नहीं जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। मैंने बोला कि जितनी मैंने एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब करवाई उतनी एनर्जी मुझे बॉन्ड मिलने पे वापसी भी मिल गई, तो यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी भी कितना होगा, वो भी जीरो होगा। अगर मैं निकालना चाहूं तो चेंज इन एंथैल्पी कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं चेंज इन एंथैल्पी निकालने के लिए हीट ऑफ प्रोडक्ट, हीट ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस हीट ऑफ प्रोडक्ट, दोनों का वैल्यू सेम है तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, दोनों का आंसर हमारे पास आ जाएगा जीरो। मतलब यहाँ पे हमारी जो चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी यानी हीट के अंदर भी कोई चेंज नहीं आ रहा, ना सिस्टम टोटली हीट एब्जॉर्ब कर रहा, ना टोटल सिस्टम हीट जो है वो एब्जॉर्ब रिलीज कर रहा, क्योंकि जितनी हीट मैंने उसको दी उतनी ही हीट उसने मुझे वापसी निकाल के वापसी कर दी ले, तो टोटल चेंज कितना हो गया, जीरो। अगर मैंने इसको 4 किलो जूल की हीट दी तो उसने 4 किलो जूल की हीट वापसी कर दी ले, रख ले, क्या कोई दिक्कत, इजी है यानी। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है, लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि जो चेंज इन एंट्रोपी होती है वो हमेशा हमारी ग्रेटर देन जीरो होती है। चेंज इन एंट्रोपी यानी मेजर ऑफ रेंडमनेस। अगर तो तुम में से कोई सा भी ऐसा बालक जो 11th क्लास के अंदर एंट्रोपी नहीं पढ़ गया है तो अभी समझ जाओगे, ध्यान से सुनना। मैंने तुम्हारे को क्या बोला, मैंने तुम्हारे को बोला एंट्रोपी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है। ऐसा क्यों, इसको समझने की कोशिश करो। व्हाट इज एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी हमारे पास होती है, चेंज इन एंट्रोपी हमारे पास होती है मेजर ऑफ रैंडमनेस, मेजर ऑफ रैंडमनेस। और एक बात और याद रखो, डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा लेस देन नेगेटिव होती है। देखो मैंने लिख भी रखी है, डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा लेस देन नेगेटिव होती है। डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन नेगेटिव होने का मतलब क्या है, हमारे पास ये गिब्स फ्री एनर्जी होती है। क्या होती है ये, गिब्स फ्री एनर्जी। अगर गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा हमारे पास लेस देन नेगेटिव होती है तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ के आए थे कि इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, प्रोसेस हमारे पास स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस कोई सा भी ऐसा रिएक्शन जो खुद से हो जाता है, तुम चाहे आइडियल सॉल्यूशन पढ़ो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ो, उसमें डेल्टा वी डेल्टा एच इंटरेक्शंस और वो प्रेशर वाला पार्ट तो चेंज होता है, बट ये बातें दोनों हमेशा सेम रहती है कि डेल्टा इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा जी इज ऑलवेज लेस देन जीरो। एंट्रोपी हमेशा जीरो से बड़ी होती है, पॉजिटिव होती है, और डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा जीरो से कम होती है। अब एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, मेजर ऑफ रैंडमनेस। एक बात बताओ, अगर मैं ए और बी के सॉल्यूशंस को मिलाऊंगा तो क्या मेरे पार्टिकल्स के बीच में रैंडमनेस बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल सही बात है, बढ़ेगी। और जब कभी भी हमारे पास एंट्रोपी रैंडमनेस बढ़ती है तो हमारे पास प्रोसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होता है। डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो, एंट्रोपी हमेशा जीरो से बड़ी आएगी क्योंकि रैंडमनेस हमेशा बढ़ेगी। तुम दो पार्टिकल्स को मिलाओगे, दो अलग अलग मीडियम्स को मिक्स करोगे तो पार्टिकल मिलने की वजह से हमेशा 110% रैंडमनेस की वैल्यू इंक्रीज होगी ही होगी। क्या कुछ गलत कहा मैंने? साथ ही साथ गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी क्योंकि ये सारे के सारे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब ये खुद से हो जाते हैं, मुझे एक्सटर्नल एनर्जी देने की जरूरत है। अब क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? कोई बहुत मुश्किल था आइडियल सॉल्यूशन, कोई बहुत मुश्किल था आइडियल सॉल्यूशन? मैंने बोला आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास आर दो सॉल्यूशन जहां पर हमारे पास जो कैलकुलेटेड या थियोरेटिकल वेपर प्रेशर आता है वो हमेशा हमारे पास ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर के
इक्वल होता है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? बिल्कुल सही बात है। यहां से हम लोगों ने पढ़ा कि प्रॉपर्ली राउल्स लॉ को फॉलो कर लेते हैं। जो हमारे पास पी टोटल होता है वो हमेशा पी नॉट ए जीटा ए प्लस में पी नॉट बी जीटा बी के इक्वल होता है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा जो यहाँ पे ए इंटरेक्शन होती है 1 पॉइंट 2 पॉइंट बी इंटरेक्शंस के इक्वल होती है और बी इंटरेक्शंस हमारे पास ए इंटरेक्शन, सारी इंटरेक्शन सेम होती है, जिस वजह से चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो हमारा जीरो के इक्वल हो जाता है। मतलब यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम आपस में इक्वल हो जाती है। यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू भी नियरली एंथैल्पी की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाती है। क्यों जीरो के इक्वल हो जाती है? जो हमारे पास हम लोग हीट एब्जॉर्ब करवाते हैं रिएक्टेंट्स को, उतनी ही हमारे को हीट जो है वो प्रोडक्ट्स एंथैल्पी जो है वो प्रोडक्ट्स वापसी कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है और डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा लेस देन नेगेटिव जीरो। ये क्या कोई दिक्कत? बस इतने जो पॉइंट पढ़े हैं और ग्राफ पढ़ा है और ग्राफ पढ़ा है। पी नॉट ए पी नॉट बी यहां से ज्वाइन कर दूंगा तो मेरे पास पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस में पी, या मेरे पास आएगा जीटा ए इज इक्वल टू 0, जीटा बी इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे जीटा बी इज इक्वल टू 1 और 0 और जीटा ए इज इक्वल टू 1। कहीं से मुश्किल है? आइडल सॉल्यूशन। हमें कैसे पता लगेगा कि कोई सॉल्यूशन कोई मिक्सचर आइडल है या नहीं? हमें कैसे पता लगेगा? हाउ वी नो? तो इसके लिए कुछ कंडीशंस है। देखो जैसे आइडियल सॉल्यूशन के अंदर एग्जांपल क्या होता है, दो बेसिक चीजें होनी चाहिए। जो दो सॉल्यूशन हम लोग मिला रहे हैं ना, उनका मास और साइज आसपास होना चाहिए। मास और साइज आसपास होना चाहिए और उनका नेचर पोलर होना चाहिए। सेम नेचर अगर पोलर है तो पोलर में मिक्स हो, नॉन पोलर तो नॉन पोलर में मिक्स हो। जैसे एग्जांपल बेंजीन और टोलीन। बेंजीन और टोलीन, देखो सबसे पहली बात दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर है, हाँ कि ना? दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर है और दोनों के मॉलिक्यूलर मास में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, हाँ कि ना? बेंजीन C6H6 और ये हमारे पास बस एक CH3 लाके ऐड हो गया, हाँ कि ना? दोनों का मास भी आसपास ही है। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, हेक्सेन और हेप्टेन कितना मॉलिक्यूलर मास का अंतर होगा? तुम्हें पता है 14 यू का गैप आता है, CH2 का गैप आता है, हाँ कि ना? तो 14 यू का गैप है, ज्यादा और कुछ नहीं है, दोनों का नेचर भी सेम है। ऐसे ही इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड, बस क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगा दिया और कुछ नहीं करा। तो नियरली क्या होना चाहिए? मास सेम होना चाहिए, साइज सेम होना चाहिए और साथ ही साथ इन लोगों का नेचर भी सेम होना चाहिए। पोलर पोलर के अंदर ही मिक्स करो और नॉन पोलर नॉन पोलर के अंदर ही मिक्स करो। ठीक, क्या कोई दिक्कत? अब हमारे पास आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझने की कोशिश करना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो जो राउल्स लॉ को फॉलो ना करे। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे को समझाता हूं, ये समझते। अब हमारे पास टॉपिक आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का नाम से ही पता लग रहा है कि यहां पर हमारे पास जो ए इंटरेक्शन और जो बी, मैं तुम्हारे को क्या बताया? सिर्फ इंटरेक्शन याद रखो, इंटरेक्शन के अलावा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो हमारे पास ए इंटरेक्शन होती है और जो ए बी नहीं, ए इंटरेक्शन होती है और जो बी इंटरेक्शन होती है वो नॉट इक्वल टू होती है ए बी इंटरेक्शन, सेम नहीं होती। ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और वीक भी हो सकती है। अगर ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, और अगर ए बी इंटरेक्शन वीक होगी तो पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे, वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाएगी। दो पॉसिबल केसेस होते हैं। इसी वजह से हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो तरीके पढ़ते हैं, एक पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस और एक नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। क्या कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान से समझना। हम लोग सबसे पहले देखो, सबसे पहले ना नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिवली डेविएटेड, क्या पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ते। अब पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या? पॉजिटिव डेविएशन टुवर्ड्स व्हाट? किसके थ्रू, मतलब किसके टुवर्ड्स ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे हैं? टुवर्ड्स राउल्स लॉ, टुवर्ड्स राउल्स लॉ। मान लो कि मैंने क्या करा, मैंने करा कि मेरे पास एक ए बीकर था जिसके अंदर ए सब्सटेंस था, यहाँ पे ए पार्टिकल्स के बीच के इंटरेक्शन। एक मेरे पास बी सब्सटेंस था जिसके अंदर बी और बी पार्टिकल्स के इंटरेक्शन, और मैंने दोनों को मिलाकर क्या बना लिया? मैंने दोनों को मिलाकर के बना लिया ए और बी सॉल्यूशन, हाँ कि ना? अब एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर जो आना चाहिए था वो आना चाहिए था पी नॉट ए जीटा ए प्लस में पी नॉट बी जीटा बी, हाँ कि ना? सही बात है कि नहीं? टोटल वेपर प्रेशर आना चाहिए था इतना। बट जब मैंने ऑब्जर्व करा, जब मैंने इसका वेपर प्रेशर यहां पर ऑब्जर्व करा, यहां पे प्रेशर मेजर करने की कोशिश करी, तो जो मेरा ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर था पीओ, वो कहीं ना कहीं मेरे टोटल वेपर प्रेशर से ज्यादा। मैंने क्या देखा? मैंने देखा यहाँ पे वेपर प्रेशर जो आना चाहिए था, जो टोटल वेपर प्रेशर मैंने कैलकुलेट करा है वो नहीं आ रहा, उससे ज्यादा आ रहा है। क्यों ज्यादा आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया होगा। मैंने तुम्हारे को क्या, सिर्फ इंटरेक्शन याद रखो। इंटरेक्शन यहाँ पे कैसी होगी? जब कभी भी पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात होती है तो जो ए इंटरेक्शन होती है और बी इंटरेक्शन होती है, दे आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन ए बी इंटरेक्शन। ए बी इंटरेक्शन वीक हो जाती है। जितना ये दोनों आपस में साथ साथ जुड़ना चाहते हैं, ए साथ में जुड़ना चाहता है, बी साथ में जुड़ना चाहता है, उतना ए और बी साथ में रहना
नहीं चाहते, इनके बीच में कट्टर दुश्मनी, बॉन्ड बड़ा खराब, दूर दूर रहना पसंद करते हैं, दूर दूर रहना पसंद करते हैं, तो बॉन्ड को कोई भी बहुत इजीली तोड़ सकता है। और अगर बॉन्ड इजीली टूट सकता है तो ज्यादा से ज्यादा वेपर बन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वेपर बन सकते हैं, तो जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा वो टोटल वेपर प्रेशर से। अभी ये 4 पॉइंट की बात बाद में कर लूंगा पढ़ने के बाद। सबसे पहले पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं, जहां पर हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होता है वो थियोरेटिकल वेपर प्रेशर से ज्यादा आता है। यहां पर जो हमारे पास पीए होता है वो पी नॉट ए जीटा ए के मुकाबले ज्यादा होता है, जो पीबी होता है वो पी नॉट बी जीटा बी के मुकाबले ज्यादा होता है, और जो टोटल वेपर प्रेशर हम लोग मेजर करते हैं वो भी हमारे पास पी नॉट ए जीटा ए प्लस में पी नॉट बी जीटा बी के मुकाबले ज्यादा होता है। क्या कोई दिक्कत? आना चाहिए तो उतना, लेकिन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास जो एबी इंटरेक्शन है वो वीक हो गई है। एबी इंटरेक्शन वीक हो जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा। दो ही पॉइंट। अच्छा वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम बताओ। मान लो अगर मैं यहाँ पे 30 और 40 ml मिलाता, 30 और 40 ml मिलाता, होनी चाहिए थी 70 तो तब होती ना जब इंटरेक्शन सेम होते। क्या अभी इंटरेक्शन सेम है? अभी इंटरेक्शन वीक है। इंटरेक्शन वीक होने पे वॉल्यूम फैल जाएगी, दोनों दूर दूर हो जाएंगे पार्टिकल्स। तो मान लो 30 और 40 मिलाकर यहाँ आना चाहिए था 70, लेकिन आ रहा हमारे पास 80 ml। तो क्या फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के मुकाबले ज्यादा है? हाँ, अगर फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के मुकाबले ज्यादा है तो हमेशा हमारे पास जो डेल्टा वी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू बड़ी है तो डेल्टा वी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर अ पॉजिटिवली नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। जो डेल्टा वी की वैल्यू तो जो चेंज इन वॉल्यूम होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के मुकाबले हमेशा ज्यादा। यही वही सारे पॉइंट। सबसे पहले अगर मैं पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहला पॉइंट याद रखो कि यहाँ पर जो आइडियल पढ़ा, सारी इंटरेक्शन सेम होती थी। पॉजिटिवली डेविएटेड के लिए हमारे पास क्या होता था? जो ए इंटरेक्शन होती है और जो बीबी इंटरेक्शन होती है दे आर स्ट्रॉन्गर देन एज कंपेयर टू एबी इंटरेक्शन। क्या कोई दिक्कत? अब तुम यहीं से देखना, सारे पॉइंट यहीं से निकालूंगा सारे पॉइंट। मैंने बोला कि अगर एबी इंटरेक्शन वीक है तो कहीं ना कहीं वेपर ज्यादा बनाएंगी तो जो टोटल वेपर प्रेशर हमारा कैलकुलेट होगा, या फिर यहां से लिख लो जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा हमारे पास थियोरेटिकल वेपर प्रेशर से। इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा वो पी नॉट ए जीटा ए से भी ज्यादा होगा, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा वो ज्यादा होगा पी नॉट बी जीटा बी से, और जो टोटल वेपर प्रेशर हम लोग निकालना चाहते हैं वो भी हमारे पास पी नॉट ए जीटा ए प्लस में पी नॉट बी जीटा बी से ज्यादा है। क्या कोई दिक्कत? समझ पा रहे हो? अगर मैं डेल्टा वी की बात करना चाहूं, चेंज इन वॉल्यूम की बात करना चाहूं, वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल, तो यहां पर हमेशा हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम होगी वो एज कंपेयर टू इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होगी, तो आंसर हमेशा हमारे पास पॉजिटिव आएगा। मतलब डेल्टा वी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। वहां पे डेल्टा वी 0 होता था, चेंज इन वॉल्यूम 0 होती थी क्योंकि दोनों वॉल्यूम आपस में सेम होती थी। लेकिन तुम देख रहे हो यहाँ पे पार्टिकल्स की जो इंटरेक्शन है वो वीक हो जाने की वजह से वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाएगी, वॉल्यूम दूर चली जाएगी तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगी, तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल के मुकाबले हमेशा ज्यादा आएगी, जिस वजह से डेल्टा वी की वैल्यू हमेशा मोर देन 0 होगी। क्या कोई दिक्कत? फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है ना, इसी वजह से। देखो यहाँ पे हम लोगों ने डेल्टा वी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा फाइनल वॉल्यूम जो है वो हमारी इनिशियल वॉल्यूम के मुकाबले ज्यादा है। 20 प्लस 30 में जाकर 70 कैसे आ सकता है? आना चाहिए था 50। 70 क्यों आ रहा है? क्योंकि पार्टिकल एक्सपैंड कर गया, बीच का इंटरेक्शन जो है वो वीक है। ओके, मास चेंज नहीं हो रहा, मास तो अभी भी कंजर्व है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अभी भी चल रहा है, दैट टोटल मास इनपुट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास आउटपुट। जितने पार्टिकल मैंने ए और बी के डाले थे इसके अंदर उतने ही ए और बी के पार्टिकल है, लेकिन ए और बी के पार्टिकल्स के बीच में जो हमारे पास इंटरेक्शन है, जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग या वीक होने की वजह से पार्टिकल कभी दूर जा रहे तो वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाएगी, पास आएंगे तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगी। क्या कोई दिक्कत? अगली बात आती है हमारे पास डेल्टा एच की। डेल्टा एच की बात कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मिटा दूं या लिख लूं? यहीं पे लिख लेता हूं, डेल्टा एच की वैल्यू लिख लेता हूं। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए और बी की पार्टिकल्स जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, क्या है? वो स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी इसको तोड़ने के लिए ज्यादा देनी पड़ेगी। और अगर ए बी पार्टिकल की जो इंटरेक्शन है वो वीक है तो मुझे जुड़ने पर उतनी एनर्जी वापसी नहीं मिलेगी। मैंने तुम्हारे को अभी बताया था कि जब कभी भी किसी पार्टिकल को हम लोग तोड़ते हैं तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम लोगों को एनर्जी देनी पड़ती है। यहां पर एनर्जी सिस्टम क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और यहां पर जब कभी भी वो दोनों पार्टिकल मिलते हैं तो यहां पर एनर्जी क्या करता है? यहां पर एनर्जी रिलीज करता है। हाँ कि ना? कुछ गलत कहा मैंने? अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो कहीं ना कहीं यहां पर ये बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, बॉन्ड वीक है तो एनर्जी रिलीज कम करेगा। मतलब मुझे कहीं ना कहीं मान लो मैंने इसको 8 किलो जूल की एनर्जी दी बॉन्ड तोड़ने के लिए, तो मुझे जुड़ने पे वापसी 6 किलो जूल ही मिल रही है, 8 नहीं मिल पा रही। क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि ये जो एबी इंटरेक्शन है वो वीक है, वीक इंटरेक्शन हमेशा लेस एनर्जी ही देते हैं। यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? मैं तुमसे छोटा सा सवाल पूछता हूँ, एट द एंड सिस्टम क्या कर रहा है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है? तुम कहोगे एब्जॉर्ब कर रहा है। हाँ कि ना? टोटल मैंने 8 किलो जूल की एनर्जी दी, मुझे 6 किलो जूल वापसी, तो 2 किलो जूल इसने एब्जॉर्ब कर ली। हाँ कि ना?
तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जब कभी भी हमारा सिस्टम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि हमारे पास रिएक्शन कैसा हो जाता है, हमारे पास रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाता है नेचर के अंदर, हाँ कि ना। एंडोथर्मिक कोई सा भी ऐसा बालक जो 10वीं कक्षा ना पढ़ के आया हो, मैं उसको बता सकता हूँ कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कोई सा भी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी क्या हो, एब्जॉर्ब हो। और यहाँ पे एब्जॉर्ब ही हो रही है, रिलीज भी हो रही है, रिलीज भी हो रही है, लेकिन नेट तो एब्जॉर्ब ही होगी, क्योंकि उतनी रिलीज नहीं हो पा रही जितना मुझे चाहिए था। अगर मैं तुम्हारे को बताना चाहूँ तो डेल्टा एच निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब तुम खुद सोचो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, तो हमारे पास कहीं ना कहीं आंसर पॉजिटिव ही आएगा। क्या कोई दिक्कत? इसी वजह से तो इसको पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। क्यों कहते हैं पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन? क्योंकि तुम खुद सोचो, पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या लिखा कि ए इंटरेक्शन इज इक्वल्स एंड क्या कर रहा हूं मैं, ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन ए बी इंटरेक्शन। पॉजिटिवली डेविएटेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो टोटल ऑब्जर्व प्रेशर है वो टोटल प्रेशर से ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा मिल रहा है, तभी तो पॉजिटिवली डेविएटेड जो हमारे क्या कहते हैं उसको राउट फ्लो की तरफ पॉजिटिवली डेविएटेड हो। पॉजिटिवली डेविएटेड मतलब जितना राउट फ्लो प्रेशर निकालना उससे भी ज्यादा प्रेशर निकाल के लेके आए। और तुम खुद सोचो, थर्ड पॉइंट, डेल्टा बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, हाँ कि ना। वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव मतलब रिएक्शन भी हमारे पास एंडोथर्मिक है, तो सारी वैल्यू पॉजिटिव आने की वजह से दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या कोई दिक्कत? और लास्ट टू लास्ट जो दो पॉइंट हमारे पास होते हैं, डेल्टा एस एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहता है और गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास हमेशा लेस देन जीरो रहता है। रैंडमनेस तो अभी भी बढ़ेगी, दोनों को मिलाने पर पार्टिकल की रैंडमनेस अभी बढ़ेगी, डेल्टा एस की वैल्यू एंट्रोपी की वैल्यू अभी भी ग्रेटर देन जीरो होगी, और जो गिब्स फ्री एनर्जी है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तो गिब्स फ्री एनर्जी अभी भी हमारे पास लेस देन जीरो ही। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, देखो सारे पॉइंट हम लोगों ने लिख रखे हैं, जितना तुम्हारे को पता है क्या, जितना तुम्हारे को लिखने के लिए जरूरी है सारा मैंने एक ही पेज के ऊपर लिख रखा है। हम लोगों को इस पेज के बाहर कुछ भी नहीं चाहिए, पूरा एक पेज के ऊपर ही पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन खत्म कर रखा है मैंने। अभी ग्राफ की बात भी समझाऊंगा। देखो ग्राफ की बात देख लो, ग्राफ देख लो, ग्राफ यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफ है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ रहा है, ऊपर की ओर बेंड कर रहा है। ऊपर की ओर बेंड करने का मतलब क्या है, जो हमारे पास प्रेशर नॉर्मली आना चाहिए था टोटल प्रेशर, ये प्रेशर उससे ज्यादा आ रहा है, ये प्रेशर उससे थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, ऊपर की ओर थोड़ा सा उठ गया। ये ग्राफ हमारे पास इसका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है वो नॉर्मली ग्राफ। ये जो रेड वाली लाइन है ये हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है, बट आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ नहीं है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ हमारे पास ये ग्रीन वाला है। क्या कोई दिक्कत? असलियत में कैसा बनता है, असलियत में ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, ऐसा थोड़ा सा प्रेशर हमारे पास पहले के मुकाबले ज्यादा आ रहा है पॉइंट के ऊपर। क्या कोई दिक्कत? वो तो नीचे जो तुम्हारे को रेड वाली लाइन है तो रेफरेंस के लिए तुम्हारी बुकें बनाती है, हमारे को भी बनानी पड़ती है। क्या कोई दिक्कत? अब मैं तुम्हारे को बताता कि पूरा पूरा हम लोगों ने जो पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है इसी पेज के ऊपर खत्म कर रखा है। तुम लोगों को लिखना है लिख लो, और तुम लोगों को स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। तुम्हें से कोई सा भी ऐसा बालक जो इसको बहुत ढंग से पढ़ना चाहता है तो वो हमारी वेबसाइट skillshala.in के ऊपर जाकर के इसके पीडीएफ नोट्स भी निकाल सकता है। क्या कोई दिक्कत? बहुत ईजी है ये नहीं। और मैं तो तुम्हारे को यही प्रेफर करता हूँ कि भाई देखो तुम्हारे हाथ में ना एक बुक होनी चाहिए केमिस्ट्री पढ़ने के टाइम पे, जिसके अंदर तुम्हारे सारे नोट्स हो। तुम लोगों को ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस तुमने पढ़ लिया, तुमने सीख लिया, अब तुम इसके क्वेश्चंस लगाना चालू करो, सिर्फ सिंपल सी इतनी बात होती है। क्या कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगला हमारे पास आता है नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास इसका आता है नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब मुझे पता है आधे से ज्यादा बच्चों ने गैस भी कर लिया, आधे से ज्यादा बच्चों ने गैस भी कर लिया होगा कि नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास क्या है। नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं इसको समझने की कोशिश करना। यहां पर जो तीन सॉल्यूशंस में मिला रहा हूं, एक ए सॉल्यूशन मिला रहा हूं, प्लस में एक जो बी सॉल्यूशन मिला रहा हूं, प्लस में क्या, इन दोनों को मिलाकर के मैंने क्या बना दिया, इन दोनों को मिलाकर के मैंने बना दिया ए बी सॉल्यूशन। क्या कोई दिक्कत? इजी। अब यहां पर जो ए और ए के पार्टिकल्स की इंटरेक्शन थी और जो बी और बी के पार्टिकल्स की इंटरेक्शन थी, पहले कहीं ना कहीं हमारे ए बी के मुकाबले स्ट्रॉन्ग थी, हाँ कि ना। बट यहां पर ए बी जो इंटरेक्शन है वो क्या हो जाती है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो ज्यादा हो जाती है। अब तुम खुद सोचो अगर ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं यहां पर वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएंगी, पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, तो क्या अब उतने वेपर्स यहां पर प्रोड्यूस हो पाएंगे जितने पहले प्रोड्यूस हो रहे थे? नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर निकालना चाहता तो टोटल वेपर प्रेशर मेरे पास आता पी नॉट ए जीटा ए प्लस में पी नॉट बी जीटा बी। बट इन रियलिटी क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पे जाकर प्रेशर ऑब्जर्व करा तो जो मेरा ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है वो टोटल वेपर प्रेशर से क्या आ रहा था, कम आ रहा था, क्योंकि पार्टिकल्स की इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गई है। पार्टिकल्स की इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गई तो वेपर में कन्वर्ट, वो लोग होना नहीं चाहते कि 80 नहीं जाते, हम यही बैठते, हम क्यों जाए, हम नहीं जाएंगे तो वेपर प्रेशर जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा वो यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर से
थियोरेटिकल वेपर प्रेशर जो हमारे पास जो हम लोग मेजर कर रहे हैं उससे हमेशा हमारे पास जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी वो कम होगी। मैं वॉल्यूम की बात करूं, किसकी बात करूं, वॉल्यूम की, तो मान लो अगर मैं यहाँ पे 30 ml और 40 ml मिलाता हूँ, आंसर क्या आना चाहिए था, आंसर आना चाहिए था 70 ml, आंसर आना चाहिए था 70 ml। अगर पिछले केस में 80 ml हो गए होते क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन वीक थी, इंटरेक्शन वीक थी तो पार्टिकल एक्सपैंड, अब इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो सारे पार्टिकल पास पास आ जाएंगे और हमारे पास वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगी, वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगी, मान लो 30-40 मिलाकर के हमारे पास 70 होनी चाहिए थी, हो गई 60 ml, हो गई 60 ml। यहाँ पर क्या फाइनल वॉल्यूम हमारे इनिशियल वॉल्यूम से कम है, फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा आंसर नेगेटिव आएगा, चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू लेस देन 0 होती है, चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू लेस देन 0 होती है। यही हम लोगों ने पढ़ा, नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज नॉन आइडियल सॉल्यूशन जहां पे ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर हमारे टोटल वेपर प्रेशर के से कम आता है। क्यों कम आता है, क्योंकि इंटरेक्शंस क्या हो गई, इंटरेक्शंस हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रांग हो गई, स्ट्रांग हो गई तो वॉल्यूम रिड्यूस कर जाएगी, यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, वो भी देख लेंगे। ध्यान से देखो हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जहां पे ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर थियोरेटिकल वेपर प्रेशर से हमेशा कम होता है। यहाँ पर जो ए इंटरेक्शन और बीबी इंटरेक्शन होते हैं वो वीक होते हैं एज कंपेयर टू एबी इंटरेक्शन। अगर एबी इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गए, ध्यान से देखो क्या पढ़ेंगे, यहां से अपना ट्रेन जोड़ेंगे, ट्रेन क्या जोड़ेंगे, ट्रेन जोड़ेंगे कि अगर मेरे पास एबी इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गए तो स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लेस वेपर, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लेस वेपर, लेस वेपर, जिस वजह से वेपर प्रेशर जो होगा, जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू भी, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर जो होगा उसकी वैल्यू भी रिड्यूस हो जाएगी। समझ पा रहे हो। अब आती है अगली बात, रीजन एबी इंटरेक्शंस आर स्ट्रांग सो बॉन्ड विल बी हार्डली ब्रोकन एज लेस वेपर विल बी फॉर्म, तो लेस वेपर प्रेशर होगा जिससे हमारे पास ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर जो है थियोरेटिकल वेपर प्रेशर से, देखा एक एक पॉइंट लिख रखा है, कुछ नहीं छोड़ रखा मैंने। अगर मैं बात करूं चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होती है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। मैंने बोला कि यहाँ पे अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो डेल्टा भी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल करेंगे। फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम से हमेशा कम है, मतलब ये वैल्यू बड़ी और ये वैल्यू छोटी, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा हमारे पास नेगेटिव आता है, यानी डेल्टा बी की वैल्यू हमेशा लेस देन 0, हमेशा लेस देन 0 होगी। क्या कोई दिक्कत, इजी है या नहीं, बहुत इजी है, अरे बहुत इजी है, बेशुमार इजी है यार। तुम देख लो 60 में से तुम 70 माइनस करोगे तो आंसर -10 ml नहीं आएगा, लेस देन 0 नहीं आ रही फॉर नेगेटिवली डेविएटेड राउट्स। और देखो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नेगेटिवली डेविएटेड राउट्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डेल्टा एच की, यहाँ पे बात करूं डेल्टा एच की, तो तुम्हें पता है कि बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और बॉन्ड जुड़ते टाइम एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अब तुम खुद सोचो, ये बॉन्ड वीक है, ये बॉन्ड स्ट्रांग है, बाकी ना मैंने अभी बताया कि ये भी का बॉन्ड क्या है, स्ट्रांग है, तो जितनी एनर्जी मैं इसको तोड़ने के लिए नहीं दूंगा उतनी एनर्जी से जुड़ते टाइम मुझे मिल जाएगी, क्योंकि स्ट्रांग बॉन्ड है, स्ट्रांग बॉन्ड ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, हाँ कि ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हीट रिलीज ज्यादा होगी, तो नेट रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक हो जाएगा नेचर के अंदर। कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा नेचर के अंदर। एक्सोथर्मिक जो हीट रिलीज करते हैं, हीट एब्जॉर्ब भी हुई है, बट मान लो मैंने इसको हीट दी 4 किलो जूल की तोड़ने के लिए और जुड़ने पर मुझे हीट मिल गई 8 किलो जूल की। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स है उनके बीच की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जुड़ने पे, जब इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है पार्टिकल जुड़ते हैं तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि फॉर एनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन द डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर नहीं पता तो ये देख लो, डेल्टा एच की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रिएक्टेंट की में से प्रोडक्ट की हीट माइनस करते हैं, प्रोडक्ट की हीट ज्यादा है, अगर ये वैल्यू ज्यादा माइनस होगी तो हमारे पास आंसर हमेशा नेगेटिव। क्या कोई दिक्कत, इजी है नहीं। और बचे हुए 2 पॉइंट, डेल्टा एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा जी इज ऑलवेज लेस देन 0, हमेशा ट्रू है। देखो यही सब पढ़ा। जो हमारे पास डेल्टा बी मिक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि वॉल्यूम रिड्यूस हो जा रही है, एबी इंटरेक्शंस स्ट्रांग होने की वजह से, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रांग होने की वजह से जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम डिक्रीज करेगी, वॉल्यूम डिक्रीज करेगी तो चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू नेगेटिव होगी। डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव रहती है, नेगेटिव क्यों रहती है, क्योंकि जो एबी इंटरेक्शन है हमारे पास वो स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन से ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं तो नेचर एक्सोथर्मिक हो जाता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा लेस देन 0 रहती है, नेगेटिव। ग्राफ पहले पॉजिटिवली डेविएटेड ऊपर की ओर उठा हुआ था, नेगेटिवली डेविएटेड के लिए ग्राफ थोड़ा सा डाउनवर्ड्स हो गया। उम्मीद है तुम लोगों को। अब देखो मैंने तुम्हारे को जो मैंने बोला था कि मैं 4 पॉइंट छुड़वा रहा हूँ वो बताऊंगा, देखो बाद में। मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों हो सकते हैं, हाँ कि ना। तो मैं हमेशा क्लासिफाई नहीं कर सकता, बस मैंने इतना बोल दिया ए इंटरेक्शन बीबी इंटरेक्शन इक्वल नहीं होगी, ए बी इंटरेक्शन ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, हाँ कि ना। अगर ए बी इंटरेक्शन स्ट्रांग होगी तो नेगेटिवली डेविएटेड, वीक होगी तो पॉजिटिवली डेविएटेड। और जो थियोरेटिकल प्रेशर है वो हमारे ऑब्जर्व प्रेशर के इक्वल नहीं होता। अगर ऑब्जर्व प्रेशर ज्यादा है तो पॉजिटिवली डेविएटेड, ऑब्जर्व प्रेशर कम है तो नेगेटिवली डेविएटेड। चेंज इन वॉल्यूम भी 0 के इक्वल नहीं होती, चेंज इन वॉल्यूम मोर देन 0 है, पॉजिटिव है तो हमारे पास पॉजिटिवली डेविएटेड, नेगेटिव है तो हमारे पास नेगेटिवली डेविएटेड। डेल्टा एच की वैल्यू भी 0 के इक्वल नहीं होती, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली डेविएटेड और नेगेटिव है तो नेगेटिवली डेविएटेड। क्या कोई दिक्कत, सिर्फ एक चीज याद रखो और वो है इंटरेक्शन।
सिर्फ एक चीज याद रखो, वो है इंट्रैक्शंस। अगर मैं तुम्हारे को पूरा का पूरा पार्ट ये वाला आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल, कितना इजी है देखो, मैं पूरा समराइज करना चाहूँ तो सबसे पहले बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस की। आइडियल सॉल्यूशन कोई से भी ऐसे सॉल्यूशन जो इसके अंदर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर जो होता है और जो थियोरेटिकल वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा इक्वल होता है, यानी हमारे पास जो पी टोटल है उसकी वैल्यू हमेशा पी नॉट ए जीटा ए प्लस में पी नॉट बी जीटा बी के इक्वल होती है। हाँ कि ना? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसकी वजह से होता है जो ए इंट्रैक्शंस होती है और जो बी इंट्रैक्शंस होती है वो इक्वल होती है हमारे पास ए बी इंट्रैक्शंस के। अगर इंट्रैक्शन सेम होती है तो वॉल्यूम में कोई नहीं चेंज आता है, जो डेल्टा वी की वैल्यू होती है वो जीरो के इक्वल होती है, क्योंकि यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के मुकाबले इक्वल होती है। जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो भी हमेशा जीरो के इक्वल होती है, क्योंकि यहाँ पे जितनी हीट हम लोग एब्जॉर्ब करवाते हैं उतनी ही हीट हमारे को रिलीज होकर के भी मिल जाती है। क्या कोई दिक्कत? साथ ही साथ डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है और डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा लेस देन नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रैंडमनेस हमेशा इंक्रीज होती है और प्रोसेस हमारे पास स्पॉन्टेनियस होता है। ये हमारे पास बात किसकी थी? आइडियल सॉल्यूशन की। मैं बात कर लूं पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। क्या कोई दिक्कत? नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए मैंने तुम्हारे को बताया था कि जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होता है वो हमारे पी टोटल वेपर प्रेशर से ज्यादा। यहाँ पे जो मेरे पास पी टोटल वेपर प्रेशर आता है, थियोरेटिकल वेपर प्रेशर, वो हमारे पास ज्यादा आता है किससे? पी नॉट ए जीटा है प्लस में पी नॉट बी जीटा। अब यहां पर इंटरेक्शन की बात करें तो जो ए इंटरेक्शन होती है और जो बी इंटरेक्शन होती है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू एबी इंटरेक्शन। एबी इंटरेक्शन वीक होने की वजह से कहीं ना कहीं जो फाइनल वॉल्यूम होती है वो इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा हो जाती है, तो डेल्टा वी की वैल्यू भी हमारे पास क्या आती है? पॉजिटिव आती है, यानी डेल्टा वी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ये भी याद रख लो। जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो भी हमारे पास पॉजिटिव आती है, मतलब डेल्टा एच भी हमारे पास जो होता है डेल्टा एच भी हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी हीट एब्जॉर्ब होती है, जो एब्जॉर्ब हीट होती है वो कहीं ना कहीं रिलीज हीट से ज्यादा होती है। एबी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, ए और बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। हीट एब्जॉर्ब ज्यादा होती है, रिलीज कम होती है। एब्जॉर्ब ज्यादा होती है तो नेचर हमारे पास कैसा हो जाता है? एंडोथर्मिक हो जाता है। पर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, क्योंकि सिस्टम की हीट हम लोग बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ डेल्टा एस हमेशा मोर देन जीरो रहता है और डेल्टा जी हमेशा हमारे पास लेस देन जीरो रहता है। क्या कोई दिक्कत? बात करूं मैं नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की, तो इसके अंदर हमारा पी ऑब्जर्व्ड हमेशा पी टोटल से कम रहता है। ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कम आता है, क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाती है एबी की, तो कम से कम वेपर बनेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो पी टोटल होता है इट ऑलवेज लेस देन पी नॉट ए जीटा ए प्लस में पी नॉट बी जीटा बी। हाँ कि ना? मतलब जो राउंड्स में हमारे को वेपर प्रेशर देते हैं उससे हमारा टोटल वेपर प्रेशर हमेशा कम ही आता है। तभी तो मैं कह रहा हूँ ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज ऑलवेज लेस देन थियोरेटिकल वेपर प्रेशर। यहाँ पर हमारे पास ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन जो होती है इट इज वीकर देन एज कंपेयर टू एबी इंटरेक्शन। क्या कोई दिक्कत? अब एबी इंटरेक्शंस मेरे पास स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं डेल्टा वी की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव क्यों हो जाएगी? क्योंकि फाइनल वॉल्यूम जो होती है वो मेरी इनिशियल वॉल्यूम के मुकाबले कम हो जाती है। तो डेल्टा वी इज ऑलवेज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो आता है हमेशा। यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू भी हमारे पास नेगेटिव हो जाती है, यानी डेल्टा एच भी हमेशा हमारे पास लेस देन जीरो रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब होती है इट्स ऑलवेज लेस देन हीट रिलीज। हीट रिलीज ज्यादा होगी क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। हीट रिलीज ज्यादा होगी तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए हमेशा हमारे पास जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो क्या होती है? वो हमारे पास हमेशा नेगेटिव होती है। क्या कहीं से मुश्किल? कहीं से मुश्किल? लास्ट टू लास्ट डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो हमेशा हमारे पास ग्रेटर देन जीरो रहती है और डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा हमारे पास लेस देन जीरो रहती है। ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ भी कहीं ना कहीं चेप देते हैं। इसका ग्राफ हमारे पास कैसा निकलता है? ऐसा निकलता है। इसका ग्राफ हमारे पास पॉजिटिवली डेविएटेड का थोड़ा सा ये हमारे पास होना चाहिए था नॉर्मल, बट यहाँ से पॉजिटिवली डेविएट होकर के थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। क्या कोई दिक्कत? और नेगेटिवली डेविएटेड के लिए सेम ग्राफ हमारे पास क्या हो जाता है? सेम ग्राफ हमारे पास नीचे की साइड हो जाता है। क्या कोई दिक्कत? इजी है नहीं? देखो ये सब की सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब की सब चीजें नीचे लिखी हुई है। हम लोगों ने एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन तो पढ़े, हम लोगों ने एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस तो पढ़े। सांस ले लो, सांस ले लो। तुम्हारे को कोई डाउट? कहीं से कोई डाउट नहीं? पक्का? डन? पानी वानी पी लिया? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। एग्जांपल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कुछ तुम्हारे पास आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल दे रखे हैं और वो भी पॉजिटिवली डेविएटेड और नेगेटिवली डेविएटेड। और क्या ये याद करना जरूरी है? मैं तुम्हारे को बताऊं ये याद करना बेशुमार जरूरी है, बेशुमार जरूरी है। वो तुम्हारे को पेपर में आइडियल एंड नॉन पहले देते थे, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देते थे और उसके ग्राफ देते थे, वही सीधे सीधे बुक के क्वेश्चंस। अब वो देते हैं तुम्हारे को एग्जांपल्स। अब वो तुम्हारे को देते हैं एग्जांपल। वो तुमसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि एक बात बताओ, अगर CH2 और एस्टोन को मिला रहा हूँ, CH2 और एस्टोन को मिला रहा हूँ, तो एक बात बताओ मुझे कि जो डेल्टा वी की वैल्यू है वो क्या होगी? तो तुम्हें दिख रहा है कि पॉजिटिव डेविएशन है तो डेल्टा वी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगी। इंटरेक्शंस पूछ लेंगे पॉजिटिव डेविएशन के लिए, जो हमारे पास ए बी इंटरेक्शन है वो ए और बी इंटरेक्शन से कम होती है। तो एग्जांपल्स याद कर लो और एग्जांपल्स अपनी कॉपी के अंदर कहीं पे लिख भी लो। और कौन कौन से एग्जांपल्स है ध्यान से सुनो। आइडियल सॉल्यूशन बेंजीन टॉलुइन पहले पढ़ चुके हैं, एनहेक्सेन नेप्टेन पहले पढ़ चुके हैं, इथाइल क्लोराइड ब्रोमाइड पहले पढ़ चुके हैं, फिनाइल क्लोराइड फिनाइल ब्रोमाइड भी पढ़ रहे हैं अब। और हमारे पास आता है एन ब्यूटाइल क्लोराइड और एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल क्लोराइड और ब्यूटाइल ब्रोमाइड। जैसे इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड पढ़ा था
इथाइल क्लोराइड मतलब इथाइल ब्रांच के ऊपर हमारे पास क्लोरीन ग्रुप, इथाइल के ऊपर ब्रोमाइड ग्रुप, वैसे हमारे पास ब्यूटाइल के ऊपर क्लोरीन ग्रुप और ब्यूटाइल के ऊपर ब्रोमीन ग्रुप। ऐसे ही CCl4 और SiCl4। क्या कोई दिक्कत पॉजिटिव डेविएशन के लिए? इथेनॉल और एस्टोन, इथेनॉल एस्टोन के CS2 और एस्टोन, CCl4 और एस्टोन, CH3OH, साथ में वाटर CH3 H3OH H2O, ये H3 नहीं आना चाहिए, CH3OH आना चाहिए सिर्फ और सिर्फ, मतलब मिथेनॉल और वाटर, इथेनॉल और टोरिन, बेंजीन और एस्टोन, और साथ ही साथ CCl4 और CHCl। इसके बाद हमारे पास नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल आते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस एस्टोन, फिनॉल प्लस एनिलीन। अब तुम कहोगे भैया हम लोगों को तो इन सब के केमिकल फॉर्मूलास, हम लोगों को इन सब के स्ट्रक्चर्स नहीं पता, वो तुम ओवरऑल 12th में सीख जाओगे। तुम्हारे को एस्टोन बनाने के लिए एल्डिहाइड में सिखा देंगे, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए तुम लोगों को हेलोएल्केन हेलोइन में सिखा देंगे, फिनॉल एनिलीन, ये सब का सब सीख जाओगे। तुम लोगों को सारे चैप्टर्स ऑर्गेनिक में ये सब पढ़ाना, तुम सीख जाओगे ओवरऑल 12th के अंदर सारे स्ट्रक्चर सीख जाओगे, तुम्हारे को इतना सभी डाउट नहीं आएगा। अभी तो तुम लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल से लिखने हैं, हाँ कि ना। अब मैं सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाने लगूंगा, यहाँ पे हम लोग यार ऑर्गेनिक थोड़ी पढ़ने बैठे हैं, नहीं ना। मेरी बात ध्यान से सुनो। नीचे हमारे पास आता है इथेनॉइक एसिड प्लस वाटर, अगला हमारे पास आता है नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, ईथर्स प्लस क्लोरोफॉर्म, और ये हमारे पास ब्रोमोफॉर्म प्लस में C2H3NH2 और क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। दिस इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशंस। क्या कोई दिक्कत? इजी है ये नहीं? तुम्हारे को क्या आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नेगेटिवली नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सारे समझ में आ गए? कहीं से मुश्किल तो नहीं है? पक्का इजी है ये नहीं? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, नीचे तुम्हारे को एडेड राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ दे रखा है। ये हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ के बीच का रिलेशन बताते हैं। हमारा लेक्चर यहाँ पे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन खत्म होता है। जिस बालक ने हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ पढ़ रखा है उसको बस छोटा सा रिलेशन बता दे रहा हूँ। हेनरी लॉ हमारे को क्या कहता था, याद करो। हेनरी लॉ कहता था द पार्शियल प्रेशर ऑन अ गैस ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज ऑलवेज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन अ लिक्विड। हाँ कि ना? जहां पे मेरे पास जो कांस्टेंट आता था वो हेनरी कांस्टेंट आता था। ये कहता था कि किसी भी बीकर के अंदर अगर मैं कोई सॉल्यूशन ले लेता हूं और उसके ऊपर जो गैसेस है, इस गैसेस के ऊपर जितना पार्शियल प्रेशर होगा ये गैसेस उतनी ही हमारे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूबल होगी। क्या कुछ गलत कहा मैंने? सही बात है कि नहीं? मेरे पास आता है प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। जहां पे ये जो प्रेशर की बात हो रही है, ये प्रेशर मेरे पास क्या है? ये प्रेशर है मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑन गैस, पार्शियल प्रेशर ऑन गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड। और ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्या कोई दिक्कत? अगर मैं बात करूं हमारे राउल्ट्स लॉ की, तो वो हमारे को कहता है दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू P0 है, प्योर प्रेशर ऑफ गैस, इनटू में जीटा। क्या कोई दिक्कत? अब ये जो हमारे पास जीटा ये होता था, ये क्या होता था? ये हमारे पास होता था मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस, मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ए इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ए की मोल फ्रैक्शन क्या है, और ये पी है हमारे पास क्या होता था? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। अंतर क्या है? ये वैल्यू हमारे पास प्योर वेपर प्रेशर की। अंतर क्या है? ये जो पी प्रेशर की बात तुम देखो, दोनों के दोनों सेम है कहीं ना कहीं फॉर्मूला, हाँ कि ना? हेनरी लॉ का भी और राउल्ट्स लॉ के भी सेम सेम लग रहा है, लेकिन सेम नहीं है, दोनों अलग है, दोनों अलग चीजों की बात करते हैं। ये बात सॉल्युबिलिटी की करता है, ये वेपर प्रेशर की करता है, हाँ कि ना? यहाँ पर जो प्रेशर की बात हो रही है वो प्रेशर गैसेस के ऊपर का प्रेशर है, और ये बताता है जितना ज्यादा गैसेस के ऊपर प्रेशर होगा उतनी ज्यादा वो सॉल्युबल होगी। और ये वो प्रेशर है जो गैसेस हमारे सरफेस के ऊपर लगाती है, मतलब ये प्रेशर गैसेस के ऊपर लग रहा है और ये प्रेशर गैसेस लगा रही है, ये वेपर प्रेशर की वैल्यू है, हाँ कि ना? तो ये कहती है जितनी ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगी उतना ज्यादा वो वेपर प्रेशर लगाएगी। बट दोनों के फॉर्मूला सेम है, तो हम लोग कैसे कहते हैं कि हाँ दैट दे टेंड्स टू सेम। यहाँ पे बस एक स्पेशल केस राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ हम लोग यूज करते हैं। हेनरी लॉ का ही स्पेशल केस है जहाँ पे KH की वैल्यू हमारे पास P0 के इक्वल हो जाती है, वरना फॉर्मूला पूरा पूरा सेम है। लेकिन सही बताऊं तो इन दोनों फॉर्मुलास के कहने का मतलब जमीन आसमान का अंतर है दोनों के कहने में, ना ये और ये दोनों के कहने का जमीन आसमान का अंतर है। एक बार को मोल फ्रैक्शन की ऐसे तैसी मालूम, मोल फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा, मोल फ्रैक्शन तो चलो यार दोनों के दोनों सॉल्यूशन में मेजर कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर की वैल्यू दोनों है। ये जो प्रेशर मेजर कर रहा है ये प्रेशर गैसेस के ऊपर का प्रेशर है, और ये जो प्रेशर मेजर करता है ये गैसेस से लगाए जाने वाला प्रेशर है, गैसेस जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो प्रेशर। क्या कोई दिक्कत? आज की क्लास हम लोगों को यहीं पे खत्म करनी है, इसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए। आगे जाके हम लोग एजिट्रॉप स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो के अंदर। उम्मीद है तुम्हारे को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और जितने भी लेक्चर के अंदर हम लोगों ने आज नोट्स यूज करे, ये सारे के सारे नोट्स तुम लोग हमारी वेबसाइट skillshala.in के ऊपर जाके देख सकते हो। साथ ही साथ वेल डन कि तुम लोग यहाँ तक पढ़ने के लिए आए और इतनी एनर्जी से पूरे पूरा पढ़ते रहे हो, और ऐसे ही पढ़ते रहो। अगली क्लास के अंदर हम लोग एजिट्रॉप्स के साथ मिलेंगे। देखो मैं तुम्हारे को दिखाऊं, हम लोग अभी इसके बाद एजिट्रॉप्स पढ़ेंगे, एजिट्रॉप्स के बाद हमारे पास
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ जाएंगी एंड देन चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इसकी एनसीईआरटी करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे। और ऐसे ही पढ़ते रहो, मौज बांधते रहोगे, तुम्हारा को मजा आता रहेगा पढ़ते पढ़ते। बाय बाय टाटा, तब तक ऐसी एनर्जी से पढ़ते रहेंगे। सी यू।